और अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के ही चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन जो है वो बरकरार है, सस्पेंस बरकरार है। वहीं इस दौरान अमेठी और रायबरेली को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कल यानी 3 मई को दोनों ही सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में सांसद सोनिया गांधी और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो जाएगा। रायबरेली में 3 मई को कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नामांकन की तैयारी के लिए रायबरेली आया हूं। अमेठी से ज्यादा जानकारी के साथ संजय यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अगर बात की जाए अमेठी 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन, ऐसे में महज 24 घंटे का समय और रह गया है, क्या माना जाए अमेठी को लेकर कितना ज्यादा सस्पेंस अभी भी? रिया जी, आपको बता दें कहीं ना कहीं ये सस्पेंस लगातार बरकरार रहा है। कांग्रेस ने अभी तक भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। ऐसे में कहीं ना कहीं केएल शर्मा कल अमेठी पहुंचे थे और अमेठी के जो मुख्यालय गौरीगंज का कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं पर जिस रथ को सजाने के लिए जो गाड़ी है वो गाड़ी भी मंगाई गई, जिसकी नाप भी कराई गई। वही कार्यकर्ताओं से बात करते हुए केएल शर्मा ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी और गांधी खानदान से ही अमेठी से चुनाव लड़ने वाला कोई प्रत्याशी होगा। ऐसे में देखना ये होगा, महज अब 24 घंटे बचे हैं क्योंकि 3 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। जहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी लगातार जो है वो कैंपिंग कर रही हैं और उन्होंने अपना नामांकन भी 29 तारीख को कर दिया था। ऐसे में देखना ये होगा कि जहां सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी चुनाव में व्यस्तता के कारण चुनाव लड़ने के इरादे से नहीं है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में यह सूचना आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या फैसला लेती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अमेठी जो है उसकी सियासत है, अमेठी उसकी पारंपरिक सीट है, अमेठी गढ़ है उसका। लेकिन ऐसे गढ़ में इतना लंबा सस्पेंस कहीं ना कहीं 1981 के इतिहास को दोहराना चाहता है। हम आपको बता दें रिया जी, 1981 में भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उस समय जब राजीव गांधी अमेठी पहुंच के प्रचार कर रहे थे तब नामों की घोषणा हुई थी और प्रचार करते करते ही वो जाकर वो लास्ट में नॉमिनेशन किए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो 1981 के इतिहास को दोहराने में जुटी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है तब से हम तैयारी में जुटे हैं, हमारी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं है। और ऐसे में देखना ये होगा कि अब अमेठी से ये सस्पेंस कांग्रेस पार्टी कब खत्म करती है, क्योंकि बहुत लंबा सस्पेंस है। और बिल्कुल संजय, इंतजार इसी बात का है क्योंकि अब 24 घंटे का समय महज रह गया है। देखने वाली चीज होगी कि आखिर कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलती है और किस पर भरोसा जताया जाता है। आऊंगी आपके पास। रायबरेली से राजू तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, अगर रायबरेली की बात की जाए, दोनों ही सीटें अमेठी और रायबरेली, इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस अभी बरकरार है और दोनों ही सीटें कांग्रेस या गांधी परिवार का गढ़ रही हैं। क्या माना जाए? रायबरेली की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में सन्नाटा ही सन्नाटा। जी देखिए, जिस तरह से रायबरेली की राजनीति है कि यहाँ से दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी सस्पेंस बरकरार रखा है, तो वहीं कांग्रेस भी अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बता दें कि रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और रायबरेली से पारंपरिक सीट रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसी मामले को लेकर बड़ी तैयारी में लगी हुई है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो या बड़े पदाधिकारी हो, उनके द्वारा साफ तौर पर पहले भी कहा जा चुका है। उनके द्वारा कहा गया है कि बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में तैयार कर रही है और रायबरेली में कमल खिलाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अभी तक पूरे मामले को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा है, यानी अपना उम्मीदवार अभी तक नहीं घोषित किया है। कल यानी 3 मई को यहाँ पे जो नामांकन होना है उसका लास्ट दिन है, तो इसको लेकर लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के खेमों में लगातार सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में देखा गया कि कांग्रेस कार्यालय में जो तिलक भवन है
वहां पर काफी बड़ी बैठकें चली और राजू, लेकिन अगर अंदर की खबरों की बात करें तो कैसी हलचल दोनों ही पार्टी दफ्तरों में, और किन प्रत्याशियों के नाम जो है सामने आ रहे हैं रेस में? क्योंकि प्रियंका गांधी की बात करें, हालांकि पहले चर्चाएं थी कि प्रियंका गांधी शायद रायबरेली से चुनावी ताल ठोक सकती है, लेकिन फिर उसके बाद फिर खबरें बदली और ये खबर आई कि प्रियंका गांधी चाह रही हैं कि वो चुनाव की तैयारियों में इतनी व्यस्त हैं तो वो चुनाव अब की बार नहीं लड़ना चाह रही। तो अंदर से क्या खबरें निकल कर आ रही है? कौन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हो सकता है? जी देखिए, जैसा कि कल केएल शर्मा जो कांग्रेस परिवार से काफी नजदीक है, वो जब रायबरेली पहुंचे तो फिर एक अलग उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दिखा और उन्होंने जो सांसद आवास है भूये मऊ में वहां पर बैठक भी आयोजित की, जिसमें काफी बड़े तादाद में पदाधिकारी व कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचकर उनकी मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन उनकी पार्टी में किस तरह की वार्ता हुई है, किस बात को लेकर चर्चा हुई है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन केएल शर्मा ने बातचीत के दौरान बताया है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ की पारंपरिक सीट को लेकर बड़ा चेहरा यानी कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा वो गांधी परिवार से होगा। तो इसको लेकर देखा जा सकता है कि किस तरह से सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि प्रियंका राजू जिस तरह से केएल शर्मा ये चीज साफ कर चुके हैं और संकेत दे चुके हैं कि रायबरेली से, उन्होंने ये भी बोला है कि रायबरेली में 3 मई को कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे, जो कि संभव भी है, संभावित भी है। लेकिन उन्होंने जो ये बात बोली कि गांधी परिवार से ही होगा, क्या माना जाए? प्रियंका गांधी की जगह क्या राहुल गांधी रायबरेली चुन सकते हैं अमेठी की जगह? से अभी तक सस्पेंस का दौर चल रहा है, क्योंकि मात्र कयास ही लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गांधी परिवार का चेहरा ही रायबरेली का उम्मीदवार होगा। तो ऐसे में ये बड़ा सस्पेंस एक बार फिर आ गया है कि राहुल गांधी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने साफ तौर से नकार दिया है कि वो चुनाव में व्यस्त है। तो ऐसे में जो सूत्र कह रहे हैं कि रायबरेली से जो उम्मीदवारी होगी वो गांधी परिवार की होगी, तो कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब बड़ी बात ये होगी कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। तो दोनों तरफ से यहाँ सस्पेंस बरकरार। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी तैयारियों में देखा जा सकता है, क्योंकि जो भाजपा का कार्यालय है वहां पर मंत्री, विधायक और ऐसे में जो भी बड़े कार्यकर्ता और नेता हैं उनकी बैठक चल रही है। उनके द्वारा जो बिल्कुल राजू, इस देरी को, जो नामों के ऐलान में जो देरी हो रही है, इसे एक बड़ी रणनीति का हिस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी भी यही चाहेगी कि वो कांग्रेस के गढ़ में अब की बार सेंधमारी कर सके। आऊंगी आपके पास, एक बार संजय का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ अमेठी से है। संजय, अगर अमेठी की बात करें, जिस तरह से गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा ये बात साफ कर चुके हैं कि रायबरेली से कोई गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ सकता है, तो अमेठी का क्या होगा? अमेठी में सस्पेंस लगातार बरकरार, क्योंकि जिस तरह से हम सोच रहे थे, इससे पहले भी बातें आ रही थी कि राहुल गांधी इस बीच अमेठी आएंगे, नामांकन की तिथि से पहले एक बार अमेठी आएंगे, वहां पर अमेठी में कार्यकर्ताओं के बीच आ सकते हैं। ना राहुल गांधी अमेठी आए, अब समय भी काफी कम रह गया, महज 24 घंटे। तो अमेठी में कैसी चर्चाएं, और अब अगर बात करें तो कांग्रेस में कैसी हलचल? कहीं ना कहीं रिया जी बता दें, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनका अभी भी मानना है कि गांधी परिवार से ही प्रत्याशी होगा। और दूसरी तरफ केएल शर्मा जब यहाँ पर बैठक कर रहे थे कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में, तो उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को जरूर ये आश्वासन दिया है कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों की बात करें तो दोनों जगह से गांधी परिवार से ही कोई ना कोई प्रत्याशी होगा। लेकिन ऐसे में जब ऊपर की बातें, जो बयान है, जो चाहे वो प्रियंका गांधी की बात करें चाहे राहुल गांधी की बात करें, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रणनीति है, किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो मेहनत कर रही है, दूसरी बार अमेठी में कमल खिलाने का प्रयास कर रही, वही कांग्रेस लगातार सस्पेंस बनाई है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनके मन में अभी भी इस बात का उत्साह है कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो बड़ी रणनीति के तहत ऐसा कर रही है, और ऐसा करके कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमेठी की जनता को वो चौंकाने वाली है, क्योंकि हो सकता है 1981 जैसा इतिहास कांग्रेस पार्टी दोबारा दोहरा सके। तो ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि आज 2 बजे के आसपास जो है वो सूची आने की संभावना जताई जा रही है। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि 2 बजे आसपास जो है वो प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। यानी आज ही नामों का ऐलान हो सकता है कांग्रेस की तरफ से?
का मानना है, ऐसा कहना है कि आज 2 बजे के आसपास जो बैठक होगी, बैठक के बिल्कुल बाद ये संजय, यानी अब थोड़ा ही और इंतजार करना है। कांग्रेस की तरफ जो चैलेंज है वो ये है कि अपना खोया हुआ गढ़ जो है वो वापस हासिल करना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अब की बार भी वो अमेठी में जीत हासिल कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका। राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद जाएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे के करीब मैनपुरी में रोड शो करेंगे। क्रिश्चियन कॉलेज तिराहे से महाराणा प्रताप चौक तक सीएम योगी का ये रोड शो होगा। दोपहर 1 बजे रामलीला ग्राउंड एटा में जनसभा करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे के करीब सिरसागंज और फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जनसभा होगी। तो आपको बता दें, पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार की कमान उत्तर प्रदेश में अपने हाथों में ले रखी है। इस दौरान आज उनके तूफानी प्रचार प्रसार के दौरे हैं, जिसमें मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद जाएंगे सीएम योगी। सुबह अपने दौरों की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे के करीब मैनपुरी से करेंगे। मैनपुरी के बाद एटा और उसके बाद फिरोजाबाद का उनका दौरा है। आपको बता दें कि इन सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तूफानी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज तीनों ही जगहों पर, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद, इन तीनों ही जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे, रैलियां करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मैनपुरी की बात कर ले अगर, तो मैनपुरी काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में आज रैली कर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के पक्ष में माहौल बनाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे। तो मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, ये 3 जगहों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार अभियान है। रोड शो करेंगे मैनपुरी में, एटा में जनसभा और फिर उसके बाद फिरोजाबाद। हमारे साथ मुकेश, हमारे संवाददाता मैनपुरी से लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, मैनपुरी को काफी हाई प्रोफाइल सीट भी कहा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंच रहे हैं। उनका पूरा कार्यक्रम बता दीजिए और साथ ही कितने सफल आज वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में। जी, आपको बता दें आज लगभग 9:30 बजे हेलीपैड से पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जिसके बाद शहर के कृष्ण तिराहे पर चुनावी केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है। जहां केंद्रीय कार्यालय के बाद वहां एक रथ को सजाया गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो रथ तैयार किया गया है, इसी रथ पर योगी जी आदित्यनाथ जी सवार होंगे और प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह, क्योंकि शहर में जो बेस वोट है वो व्यापारी वोट है और व्यापारी भारतीय जनता पार्टी जो है काफी दिनों से मशक्कत कर रही थी और इसलिए शहर में रोड शो रखा गया है, क्योंकि चुनाव का समय भी बहुत कम है और लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को बुलाया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी सैन मारी कर पाएंगे। कि समाजवादी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी और शहर का जो बेस वोट है वो समाजवादी पार्टी के बिल्कुल अभी तक लगातार पक्ष में वोटिंग होती रही है। इसको लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और कई जो रूट है उनका क्रिश्चियन तिराहे से लेकर बड़े चौराहे से लेकर करेह रोड होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर जाकर इसका समापन होगा। वहाँ एक छोटी सी नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। क्योंकि मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यादव वोटर्स वहां पर काफी ज्यादा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी पहुंचना किस तरह से जनता को साधने की कोशिश और बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बना पाएंगे? बिल्कुल, आपको बता दें लगातार ठाकुर जयवीर सिंह जी यहाँ पर हैं और कई कैबिनेट के मंत्री लगे हुए हैं
और या लगाया जाए तो केंद्रीय मंत्री भी कुछ लगाए गए हैं। 2-3 दिनों से इनकी मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो रही है और लोग जो है समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं तो योगी जी आज मुख्यमंत्री जी यहाँ मैनपुरी पहुंचेंगे, उसमें कुछ ना कुछ उनको फायदा आवश्यक होगा। मुकेश, जिस तरह से 2019 की बात करें, जब मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव लड़े थे, 1 लाख वोटों से जीते थे। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ और डिंपल यादव चुनावी मैदान में आई तो 3 लाख वोटों से जीती। अब की बार अगर बात की जाए, मैनपुरी एक ऐसी सीट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक भी बार नहीं जीती है, तो कितना मुश्किल मैनपुरी का रण? मुश्किल तो रण है तो बांधे के लगातार मुलायम सिंह यादव हो या अशोक यादव हो, बाबू सिंह गुप्ता, धर्मेंद्र यादव और उनके तेज प्रताप यादव, इनकी जो पारिवारिक सीट है लगातार 5 से 6 सांसद यहाँ बनकर दिल्ली पहुंचे हैं। इसके बाद अब उसकी बहुपुत्र वधु को उपचुनाव में लड़ाया गया। उन्होंने 3 लाख सीटों से जीती थी और मुलायम सिंह की जो फाइट की थी भारतीय जनता पार्टी के प्रेम सिंह शास्त्री जो 1 लाख के समथिंग जो उनको पराजित किया था और मुलायम सिंह जीत दर्ज कराई थी, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं, सरकार में थे मगर उनसे इतना मजबूत नहीं था कि मुलायम सिंह का चेहरा, मुलायम सिंह के काम मैनपुरी के लोगों को आज भी जहन में बसे हुए हैं और उन्हीं के दम पर समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।